हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चौथा लेक्चर लेके आ गया हूँ आप लोगों के सामने। जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कहा था कि जो है मैं आप लोगों को पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 5 से 7 क्वेश्चंस कराऊंगा और वो सिर्फ क्वेश्चंस का वीडियो रहेगा जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बताऊंगा। तो मैं आज 6 क्वेश्चन लेके आ गया हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, और वो भी पूरा नोट करके आया हूँ, पूरा क्वेश्चंस को उतार के आया हूँ जो मैं आप लोगों को कराऊँ। और अच्छे वो क्वेश्चंस अच्छे हैं जो आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसी के साथ आप लोगों ने मेरा जो मैं अभी तक 3 वीडियो डाला हूँ उस 3 वीडियो को आपने देखा होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है ना तो प्लीज़ पीछे जाके आप उन तीनों वीडियोज़ को देखो, फिर इस क्वेश्चंस पे आओगे तो अच्छे से क्लियर होगी। तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो जिससे वो समझ पाएँ और देख पाएँ। और जब भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जाएगा तो वो ऑब्वियसली सब्सक्राइब भी करेंगे। और ये मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोस बना रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट में कवर अप कर रहा हूँ जिससे वो लोग समझ पाएँ। तो ज़्यादा टाइम किल ना किए हुए मैं अपने क्वेश्चंस पे लौटता हूँ, जो कि मैंने क्वेश्चन लिख कर आया हूँ आज आप लोगों के सामने, जो कि टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चंस, ठीक। तो यहाँ पे सम क्वेश्चंस प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, पूरा तो नहीं करवा सकता, पूरा एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स तो नहीं करवाते। जो जो अच्छे क्वेश्चन लगे मुझे वो मैंने उठाया है और वो ये 6 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने आज कराऊँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी कौन सा पद शून्य होगा, यानी n मांग रहा है कि कौन सा n शून्य होगा, जबकि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः यानी दे रखा है। तो तीसरा और 9वां, यानी तीसरा 4 हो गया, 9वां हो गया -8। तो तीसरा और 9वां पद क्या दे रखा है, 4 और -8। तो जो है हम क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो अब आप लोग देखो कि कैसे करते हैं। तो किसी भी एपी का जो है, किसी भी एपी का हम तीसरा पद यानी क्या दे रखा है, तीसरा पद यानी तीसरा पद मतलब क्या, तीसरा पद यानी a+2d = 4 एंड नौवां पद यानी a+8d = -8। राइट, समझ आ गई बात। तीसरा पद a+2d यानी 4 दे रखा है, नौवां पद a+8d = -8 दे रखा है। तो हम क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब सॉल्व करेंगे, a+2d = 4 एंड a+8d = -8। अब इसको आप सबसे इजी इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन सॉल्व करने का मैटर, वो यही मैटर होता है कि अब इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे पॉजिटिव है यानी नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे फिर नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। ये इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है ना, नहीं तो फिर मैं इस चैप्टर को भी पढ़ाऊँगा ज़रूर, बट यहाँ पे आप सबसे इजी इक्वेशन सॉल्व करने का यही मेथड होता है। 3 मेथड होते हैं। एक होता है विलोपन, इसे हम विलोपन विधि कहते हैं, तो विलोपन विधि से मैं आप लोगों को ये न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो विलोपन विधि, ठीक। तो विलोपन विधि के द्वारा अगर हम सॉल्व करें, फिर प्रतिस्थापन होता है, फिर वज्र गुणनखंड होता है, यही तीनों बोर्ड में आते हैं। तो विलोपन विधि से मैं अगर समझाऊं तो a+ यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2d एंड -8 दिया तो -6d यहाँ पे, और प्लस और ये भी प्लस तो 12। अब d = 12/6 यहाँ पे काट दो तो -2, d = -2, d निकल के आ गया -2। अब ये भाई d निकल के आया ना, और ये पूछ क्या रहे हैं हमसे कि कौन सा पद शून्य होगा, एपी का कौन सा पद शून्य होगा। तो पहले तो हम a निकाल लें। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर a+2d = 4, तो a+2 मल्टीप्लाई में -2 = 4, a -4 = 4 यानी a = 8। a निकल के क्या आ गया 8 एंड d निकल के क्या आ गया -2। तो अब ये बोल रहा है कि 30 मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि
है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य। तो मान लेते हैं ना, माना कि AP का nवां पद शून्य होगा, nवां पद शून्य होगा। तो an क्या होता है, an भाई nवां पद शून्य होगा तो n यानी लास्ट टर्म होगा ना, तो nवां पद यानी an यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझ आई बात, nवां पद 0 होगा, इसका मतलब क्या, nवां पद अगर 0 होगा तो an हो जाएगा 0। तो इसी के साथ अगर हम देखें तो an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू में d। तो an 0, a आपका क्या आ गया, a है आपका 8 अभी जो कि निकाले हैं यहाँ पे, a इक्वल्स टू 8 एंड n-1 इंटू में क्या हुआ है, इंटू में -2। अब यहाँ से फाइंड आउट करो तो -8 इधर आ जाएगा एंड n-1 -2 इधर आ गया, तो क्या हो गया, -4 n इक्वल्स टू 4 + 1 यानी n इक्वल्स टू 5। यानी इस AP का 5th टर्म यानी पाँचवां पद जो होगा वो शून्य होगा, इस AP का 5वां पद शून्य होगा। समझ आ गई बात। सबसे पहले क्या दे रखा था कि तीसरा और 9वां पद क्रमशः दे रखा है 4 और -8, तो मैंने बस इक्वेशन बनाया यहाँ पे, तीसरा पद ये a + 2d इक्वल्स टू 4 एंड 9वां पद a + 8d, और उसके बाद फिर विलोपन विधि, इस इक्वेशन के थ्रू मैंने d और a निकाले और फिर d और माना कि nवां पद जो है 0 है, तो nवां पद अगर 0 होगा तो an 0 होगा भाई, nवां पद इस AP का nवां पद 0 होगा, तो nवां पद यानी लास्ट टर्म 0 होगा, तो भाई an इक्वल्स टू 0। तो इस AP का हमने क्या निकाला कि 5वां पद जो है 0 है। और इसी के साथ अगर हम दूसरा क्वेश्चन पे आए तो बोल रहा है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी किसी AP का 17वां पद यानी a + 16d उसके 10वां पद यानी a + 9d से 7 अधिक है, तो इसका जो है सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, यानी d ज्ञात कीजिए, d बोल रहा है ना फाइंड करने। तो आ जाओ यहाँ पे, एकदम इजी क्वेश्चन है ये तो बहुत, बस ये समझ ले बात, क्वेश्चन पढ़ो फिर समझो। तो क्या बोल रहा है, किसी भी अगर दूसरा सॉल्यूशन देखें तो किसी भी AP का 17वां पद यानी 17वां पद a + 16d उसके 10वें पद से a + 9d से 7 अधिक है, यानी 7 ज़्यादा है, 7 क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a + 16d में से माइनस करेंगे हम a + 9d यानी 17वां पद माइनस 10वां पद इक्वल्स टू 7। इक्वेशन तो यही बनी ना कि 17वां पद में से 10वां पद जाएगा तो 7 होगा, क्योंकि 10वां पद से 17वां पद यानी 10वां पद से जो 17वां पद है वो 7 अधिक है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन बना दिया, 17वां पद माइनस 10वां पद इक्वल्स टू 7, तो a + 16d माइनस a + 9d इक्वल्स 7। अब बस कैंसिल आउट करो, a + 16d माइनस a - 9d इक्वल्स टू 7, a गया 16d में से -9d गया तो 7d इक्वल्स टू 7, और यहाँ से काट दें तो d इक्वल्स टू 1 यानी d इक्वल्स टू 1। 7 इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा तो 7, यानी अगर देख ही लो यार तो d इक्वल्स टू 7/7, 7 से 1 तो d इक्वल्स टू 1, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर आ गया d। समझ आएगी बात कि बोल रहा था कि 17वां पद, क्वेश्चन पे आओ, क्या बोला था, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 17वां पद 7 अधिक है, यानी क्या, 17वां पद में से अगर हम 10वां पद घटाएंगे तो 7 ज़्यादा होगा, यानी 7 आएगा, यानी 17वां पद जो भी 17वां पद निकलेगा उसमें से अगर हम 10वां पद माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो मान लिया कि हमने कि 17वां पद a + 16d एंड 10वां पद a + 9d को हमने माइनस करा तो 7 आएगा, तो सार्वंतर उसी तरीके से निकाल दिया। अब तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखो तो क्या बोला है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो भाई गुणज मीन्स क्या होता है, 4 के गुणज, यानी 4 से जो कट जाए उसे ही हम गुणज बोलते हैं। तो अगर हम आ जाएं तीसरे क्वेश्चन पे सॉल्यूशन लेके, तो 10 से 250 के बीच का 4वां गुणज, मतलब 4 का गुणज कितना होगा। तो यहाँ पे क्या बोलना है, 4 का कितना गुणज होगा यार, कितना गुणज होगा, यानी n निकाल रहा है, कितना गुणज होगा, कितना संख्या, दैट मीन्स पद, तो गुणज। तो यहाँ पे 4 से 10 और 250 को, ये नहीं बोला है कि 10 और 250 से 10 और 250 के बीच, तो 10 तो वैसे भी नहीं करेगा, तो वैसे 10 के बाद का क्या करेगा, 12 कर सकता है,
उसके बाद 16 कट जाएगा, पहले आप बना लो, फिर उसके बाद 20 कट जाएगा, और 250 से पहले का देखो 250 भी कट जाएगा, 250 भी कट 6×6 = 24, नहीं 250 नहीं कटेगा, तो इसीलिए तो बोला है 10 और 250 के बीच, तो 250 के बीच का कोई आप एक देख लो। हाँ 248 कट जाएगा, तो 4 6 = 24 एंड 4 2 = 8, तो 248 लास्ट टर्म इसका हो गया। तो इस एपी का क्या लास्ट फर्स्ट पर ए हो गया, फर्स्ट पर 12, डी हो गया अगला माइनस पिछला यानी 4, एंड लास्ट टर्म हो गया ए एन इक्वल्स टू 248। बात समझ आ रही है ना, यहाँ पे 10 और 250 के बीच के 4 के कितने गुणज हैं, कितने गुणज यानी एन मांग रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पे यही है ना कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज जो हैं, गुणज हैं, यहाँ पे यही मांग रहा है ना हम लोगों से, दूसरा चीज़ तो नहीं मांग रहा है। तो भाई हम इसी तरीके से इसे सॉल्व मतलब सॉर्ट आउट करेंगे। तो अब निकालो भाई, एन फाइंड करनी है, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आएगा, आप कैलकुलेशन खुद फास्ट करो, 248 ए 12 दे रखा है, प्लस एन निकालना है n-1, डी दे रखा है 4, तो ये माइनस आएगा, तो अब डायरेक्ट करो, 8 में से 6 एंड 4 में से 3, तो 226 आ गया, इक्वल्स टू n-1 इंटू में 4 मल्टीप्लाई में है तो इसे आएगा डिवाइड में, तो n-1 इक्वल्स टू 236/4। समझ आ रही बात। तो 4 कितना हो जाएगा, 4 6 24, 4 5 20 लगाओ यहाँ पे, 4 5 20, 4 9 36, यानी n इक्वल्स टू 60, यानी n 60वां पर, यानी 60 गुणज होंगे, 10 और 250 के बीच 60 गुणज होंगे, 60 गुणज होंगे, 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज होंगे। बात समझ आएगी, ठीक है, आशा करता हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट से समझ आएगा। अब ये चौथा क्वेश्चन ले लो। अब चौथा क्वेश्चन एस एन पे है। अब क्या बोल रहा है कि ए 5 दे रखा है, डी 3 दे रखा है, ए एन 50 दे रखा है, तो एन और एस एन ज्ञात करना है। तो भाई एन और एस एन ज्ञात करो। पहले तो हम क्या दे रखा है कि ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, तो हम ए एन के फॉर्मूला से एन फाइंड कर लेंगे, एन फाइंड करने के बाद बस एस एन फाइंड कर लेंगे। तो निकालो, ए 5 एंड डी 3 एंड ए एन 15। तो चौथा क्वेश्चन है ए 5, तो ए एन डायरेक्ट फार्मूला यूज करो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन कितना दे रखा था भाई, 400, कितना दे रखा था, 50 दे रखा है, 50 दे रखा है ए एन, एंड ए कितना दे रखा है 5, एंड डी ए दे रखा है 5 n-1, एंड डी दे रखा है कितना 3 दे रखा है। तो अब ये प्लस में इधर माइनस में 45 एंड n-1 इंटू 3 n-1, अब मल्टीप्लाई में आया है तो डिवाइड में 15 तिया 45, ऐसे ही काट दो यार, 15 तिया 45, n इक्वल्स टू 16, n आ गया आपका 16। अब एस एन निकाल लो भाई, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एस एन निकालूँ तो 16/2 इंटू 2a आ गया आपका, कितना था ये 5, एंड n था 16 - 1 गया तो 15, 16 - 1, एंड d कितना था, तो d था 3। तो अब निकालो, 2 8 हुआ यहाँ पे, एंड 5 2 9 10, एंड 16 में से 15 तिया 45, तो 8 और 45 10 55, तो अब कर दो, 8 5 40 का 0 हाथ में 4, अपन 40 4 44, यानी क्या एस एन निकल के आ गया 44। बात समझ आई, एन और एस एन हमने दोनों फाइंड आउट कर लिया, एन भी निकाले, एस एन भी निकाले, ए दे रखा था, डी दे रखा था, एंड ए एन दे रखा, तो ए एन के फॉर्मूले से एन निकाला और एन को एस एन वाले फॉर्मूले में पुट करके एस एन निकाल लिया। चौथा क्वेश्चन क्लियर। अब पाँचवा क्वेश्चन क्या है, पाँचवा क्वेश्चन है कि ए 7 दे रखा है, एंड ए 13 35 दे रखा है, दिया है, एंड डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। अब देखिए जहाँ पे ये 13 14 15 एन के ए के नीचे और एस के नीचे आ रहा है, समझ लो कि वो वहाँ टर्म यानी एस एन यानी 13वां टर्म, मतलब 13 टर्म है इस क्वेश्चन में। तो एन ईजिली समझ जाओ कि एन 13 दे रखा है, यानी ए एन एन। अब यहाँ ईजी आप ये भी समझ सकते हो ना, ए एन हम ऐसे लिखते हैं ना, तो एन दे रखा है भाई, ये एस एन हम लिखते हैं ना, तो एन दे रखा है 13। बात समझ आई है मेरी बात, तो एन दे रखा है 13। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एन छुपा है तो हम एन निकालेंगे, तो एन 13। अब क्या दे रखा है, ए 7, पाँचवा क्वेश्चन क्या है, ए 7, एन छुपा था तो 13, ए एन कितना था, ए एन था 35, डी और एस एन बोल रहा है निकालने। तो अब इजीली निकाल सकते हो, ए एन के फार्मूला से ए प्लस n
ए प्लस ए 7 एन 13 यानी एन छुपा था तो निकाल दिया हमने, ए एन 35 डी और एस एन। तो एन माइनस वन इंटू डी, ए एन कितना दे रखा है 35 एंड ए दे रखा है 7 प्लस एन एन 13 माइनस वन इंटू डी निकालना है हमें। तो 35 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 एंड 12 डी, तो डी क्या हो गया 28 अपॉन में 12। अब इसको कैलकुलेशन करो तो यहाँ पे निकल आएगा 6 एंड 14 और यहाँ से मतलब कैलकुलेशन इसको सॉल्व आउट करोगे तो 7/3 यानी डी आ गया 7/3। अब इसी तरीके से आप एस एन निकाल लो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन निकालें हम, इस साइड अगर निकालें तो क्या था एस एन, अब एस एन n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ पे d का वैल्यू पुट करोगे, a का वैल्यू पुट करोगे, n का वैल्यू पुट करोगे एंड ए एन का कोई होगा ही नहीं यहाँ पे यूज़, बस एस एन फाइंड आउट होगा। ठीक, तो इसी तरीके से आप एस एन निकाल लोगे। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एस एन निकाल लोगे ना, इजीली निकाल सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी के, कोई एक एपी है जिसका 22 पदों का योग ज्ञात करने बोला है, यानी क्या यहाँ से क्या क्लियर होगा कि n 22 है, यानी 22 पदों, n क्लियर हो गया कि n 22 है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऑब्वियसली क्लियर होगा। कीजिए जिसमें D7 है, जिसमें D7 है और 22वां पद 149 है, यानी क्या यहाँ पे जो है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो छठा है उसमें क्या दे रखा है, n जो है किसी भी एपी का n 22वां पद है, 22वां पद का 22वां पद डी दे रखा है 7 एंड 22वां पद यहाँ पे क्या लिखा है 22वां, आप देखो 22वां पद 149 है, यानी क्या 22वां पद 149 है, यानी क्या ए एन 149 है। समझ आ रही बात, ए एन क्या है 149। तो अब इजीली निकालो ना, और निकालने क्या बोल रहा है एस एन, एन भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, ए एन भी दे रखा है, और यहाँ पे निकालना क्या है, पहले तो आप ए निकालोगे उसके बाद एस एन निकाल पाओगे। तो अगर हम ए निकालें तो ए हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ए एन के फार्मूला पे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 149 एंड जो है ए नहीं दे रखा है, एन माइनस 1 21 इंटू डी। अब 149 ए प्लस 7 एंड 47 मल्टीप्लाई हुआ भाई, ए इक्वल्स टू 2, ए निकल गया 2। अब एस एन निकाल लो, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन आ गया n 22/2, 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 2 22 माइनस 1 इंटू में 7। ठीक, एस एन 11 2 दूनी 4 प्लस 21 7 जा, यानी 21 7 जा 7 हो जाए 7 एंड 7 2 जा 47। तो एस एन क्या हो गया, आप इतना नहीं भी निकाल, इस फॉर्मूले से भी वही आंसर निकलेगा 7 111 एंड 151। मल्टीप्लाई कर लो भाई तो 11661 होगा, ऐसे निकल के आ गया 16061 आंसर। 22वां पद जो था उस एपी का, उसका योग 1661 है। या आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते थे कि एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन, यानी ए एन यानी एल, तो एन हमने 22 था, ए एन था ही एंड ए निकाल लिया, तो बस इस फार्मूले से भी हम एस एन फाइंड कर सकते, वही आंसर आता। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि जितने मैंने 6 क्वेश्चन कराए आप लोगों को 6 के 6 समझ आया होगा। और जो है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत बढ़ाओ यार, बहुत बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि जल्दी से जल्दी बच्चे देख पाएँ और समझ पाएँ। जिन लोगों का बोर्ड होगा वो भी समझ पाएंगे, जिन लोगों का अगले ईयर होगा वो भी समझ पाएंगे। और जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ाओ, अपने फ्रेंड लोगों को भेजो एंड उनको भी बोलो कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को वाइंड अप करूँगा एंड ख़त्म करने जा रहा हूँ। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो मैं आप लोगों को उसी दिन बताऊँगा जिस दिन मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा। इसी के साथ बाय, टेक केयर।